नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। यूपी विधानसभा उपचुनाव का मैदान सज चुका है। बीजेपी ने 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए। विपक्ष भी जीत का दावा कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि 20 में 22 की फाइट कौन कितना टाइट। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव का रण तैयार है। यूपी में 7 सीटों पर 3 नवंबर को वोटिंग होगी। 7 सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए। बीजेपी के खिलाफ अलग अलग विपक्ष लड़ रहा है। इस बार कोई साथ नहीं है। इससे पहले का उपचुनाव आपने देखा, 17 के चुनाव के बाद में उस दौरान में विपक्ष ने एक जो अलग समीकरण तैयार किया था, उसमें सरकार पीछे हो गई थी और विपक्ष आगे। लेकिन उसके बाद लोकसभा में जब उसी फॉर्मूले को अपनाया गया तो वहां पर मुंह की खानी पड़ी और वहां पर उतनी बढ़त नहीं मिली। 7 सीटों में से 6 सीटें अब भी बीजेपी के पास रही हैं और उसके बाद 1 सीट इनमें से समाजवादी पार्टी के खाते में रही। तो 7 सीटों पर 6 सीटों में अभी अपने प्रत्याशी उतार चुकी है समाजवादी पार्टी। बीजेपी के साथ उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। समाजवादी पार्टी ने आरएलडी के साथ में अपना गठबंधन किया है, तो 1 सीट आरएलडी के खाते में है। बुलंदशहर की सीट आरएलडी के खाते में है। बीएसपी भी 7 सीटों पर अपनी जीत की हुंकार भर रही है। उपचुनाव में हाथरस कांड को लेकर बीजेपी को घेरने की तैयारी में इस वक्त विपक्ष है। उपचुनाव वाली 7 सीटों पर अगर बात की जाए हकों की, तो अब तक 6 सीटों पर हक या कब्जा ये कह लीजिए कि बीजेपी का था। बीजेपी का कब्जा 6 पर था, 1 पर समाजवादी पार्टी। क्या विपक्ष के बिखराव से बीजेपी को फायदा होगा? सवाल ये भी है कि कौन जीतेगा उपचुनाव का ये रण। क्योंकि देखिए, तमाम तो जो तैयारियां हैं वो हर पार्टी की ओर से की गई हैं, हर दल की ओर से की गई हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका वाड्रा भी लगातार पार्टी को लेकर सक्रिय नजर आई और सक्रिय पार्टी के लिए विधानसभा के उपचुनाव बहुत अहम हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको बेहतर नहीं दिखा पाते हैं इस उपचुनाव में, तो जाहिर सी बात है फिर ये दावा भी करने का अधिकार आपको नहीं रहेगा कि आप मुख्य तौर पर इस राजनीति की मुख्य धारा में हैं। और इसके लिए प्रियंका के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वो और मेहनत करें और इसी तरीके से जो अभी पिछले दिनों हमने देखा हाथरस कांड के दौरान में खूब सुर्खियां उन्होंने बटोरी हैं। और अगर वो चाहती हैं कि इसी तरीके से आगे कांग्रेस को बढ़ाया जाए तो उसके लिए संगठन को भी मजबूत करना होगा। सिर्फ कुछ दिनों के लिए उत्तर प्रदेश में आकर सड़कों पर बैठ जाना, कार्यकर्ताओं के हुजूम के साथ आना जीत नहीं दिलाएगा। उसके लिए बहुत जरूरी ये भी है कि जमीनी स्तर पर आप लोगों से जुड़े, जो कि कांग्रेस नहीं कर पाई। इस कारण से कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी, यहां तक कि अपनी जो पेट सीट थी वो भी हाथों से निकल गई। अब कुल 1 सीट सांसद के तौर पर सोनिया की बचती है। इसके अलावा और कुछ भी कांग्रेस के पास नहीं है। अब उत्तर प्रदेश में ये जो उपचुनाव है, ये उपचुनाव 2022 की रूपरेखा तैयार करेगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी ये भी तय होगा कि कौन सी पार्टी चुनाव के लिए कितना तैयार है। क्योंकि इससे पहले पिछले 6 महीनों की बात करें तो कोरोना काल में कोई बहुत ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आ रहा था। उससे पहले भी लोकसभा चुनाव के दौरान में थोड़ी एक्टिविटीज बढ़ी, लेकिन उसके बाद सब कुछ फिर ठप हो गया नतीजों को देखने के बाद। जबकि आमतौर पर होता यह है कि नतीजों के बाद में और जोर शोर से तैयारी करनी चाहिए, लेकिन विपक्ष ने यहां पर गलती की, खामोश बैठ गया विपक्ष और उसके बाद में तैयारियां करनी छोड़ दी। अब जब हाथरस कांड का मौका मिला तो एक बार फिर से विपक्ष ने लामबंद होना शुरू किया और उसके बाद ये लगने लगा कि 2022 की सुगबुगाहटें अब तेज होने लगी हैं। अब सवाल ये है कि जो उपचुनाव करण है इसमें जीतेगा कौन। समाजवादी पार्टी अपनी ओर से यह दावा कर रही है कि इस बार ये उपचुनाव में 7 की 7 सीटों पर कब्जा हमारा होगा। बीजेपी ये कहती है कि 7 की 7 सीटों पर कब्जा उनका होगा। बसपा भी ताल ठोक रही है और कांग्रेस भी बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का दम भर रही है और दावा ये कर रही है कि इस उपचुनाव में कांग्रेस की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रहेगी। खैर, उत्तर प्रदेश का विधानसभा उपचुनाव 2020 कई मायनों में बहुत खास हो जाता है। 2022 के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और आरएलडी का एक गठजोड़ कितना मजबूत है और इनका अपना यादव जाट मुस्लिम का जो ये समीकरण बनाए बैठे हैं, ये फॉर्मूला कितना कारगर साबित होता है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रवक्ता बीजेपी शिवम त्यागी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रियंका गुप्ता नेता कांग्रेस हमारे साथ में, कपिल श्रीवास्तव नेता समाजवादी पार्टी, संजीव कौशिक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में, वंशराज दुबे नेता आम आदमी पार्टी। देखिए, इस बार आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है। उपचुनाव में भले ही प्रत्याशी ना उतार रही हो, लेकिन गतिविधियां बहुत तेजी के साथ आम आदमी पार्टी की बढ़ रही है और 2022 के चुनाव से पहले अपनी जमीन को और मजबूत कर लेना चाहती है आम आदमी पार्टी। शुरुआत कर लेते हैं बीजेपी के साथ में। शिवम त्यागी, 7 सीटें
7 में से 6 आपके खाते में रही, लेकिन 1 समाजवादी पार्टी के खाते में। क्या मानकर चल रहे हैं इस बार क्या होगा? पिछले उपचुनाव में तो बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही थी, लेकिन ये उपचुनाव बहुत खास हो जाते हैं। वो चुनाव जीतने के बाद के उपचुनाव थे और अब ये चुनाव जीतने से पहले के उपचुनाव हैं। देखिए, मुझे लगता है कि बुलंदशहर की सीट जो हमारे पास नहीं थी वो भी इस बार आ जाएगी, क्योंकि ठीक है वो किन्हीं कारणों से हमारे पास नहीं थी, लेकिन इस बार वो भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में ही होगी। जहां तक बात उपचुनाव की है कि हाँ, हमारे लिए हर एक चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई चुनाव होता है तो उसके लिए ऑल आउट जाती है, एकदम ऊपर से लेकर नीचे तक, जितना भी संगठन कार्यकर्ता से लेकर सब हम जनता के बीच में जाते हैं। 2017 के बाद से जो चीजें बदली है, हमारा एजेंडा सिर्फ और सिर्फ ये है कि कोई मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन के साथ जा रहा है, कोई दलित ब्राह्मण कॉम्बिनेशन के साथ जा रहा है, हम किसी कॉम्बिनेशन के साथ नहीं जा रहे हैं। हम सिर्फ जा रहे हैं विकास की तरफ। उत्तर प्रदेश में जो तमाम चीजों पर हमने काम किया है 2017 से लेकर अभी तक, उसी को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। कोई कास्ट, क्रीड, कलर कॉम्बिनेशन उस सब में नहीं है। 2017 में भी हमने कुछ लोगों के भ्रम जो हैं इसी तरह से तोड़े थे। कुछ पॉलिटिकल पंडित, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो तमाम तरह के गठजोड़ और गठबंधन और बुआ बबुआ और तमाम तरह के गठबंधन लेकर गए थे, सुपर फ्लॉप रहे। बहरहाल इस बार भी कुछ गठबंधन है और गठबंधन की वजह से बुलंदशहर की सीट पर आरएलडी के नेता हैं, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन हाँ, ये नहीं चलेगा। जनता जो है उत्तर प्रदेश की वो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझती है कि कास्ट में बंद कर किस तरह से तमाम चीजें पूर्व में इस उत्तर प्रदेश में रही हैं वो सबके सामने है। तो हमारी तो तैयारी 7 की है, 6 पर हम पहले से ही हैं, लेकिन इस बार 7 के साथ लेकर आएंगे। समाजवादी पार्टी से कपिश श्रीवास्तव है। कपिश, बीजेपी का दावा है कि 7 की 7 इस बार हमारे खाते में होगी, जो 1 आपके पास है वो भी छीन ली जाएगी इस बार उपचुनाव में। एक निवेदन करना चाहते हैं कि मैं नेता के साथ वक्ता लिखवा दूं। दूसरी चीज ये है कि 7 सीट का जो ये दावा कर रहे हैं तो इनको करना भी चाहिए। ये थोड़ी ना कहेंगे, हकीकत बताने के लिए तो थोड़ी ना आ रहे हैं कि ये क्या वास्तविकता क्या है। दरअसल वो ठीक कह रहे हैं, अपनी तरफ से कह रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है कि जनता ने इनके द्वारा जो भी वादे किए गए थे वो सब देख लिए। एक वादे पूरे नहीं है। इस समय अपराध का ग्राफ जहां पर मौजूद है, पूरे प्रदेश के अंदर कोई एक जिला नहीं बचा है जहां पे बलात्कार, यौन उत्पीड़न के मामले, इस तरीके के हत्या और तेजाब फेंकने के मामले, हत्या के मामले, इस तरीके की चीजें सामने ना आ रही। आज ही देखिए 9 केसेस हुए हैं और छोटे छोटे बच्चों के साथ जिस तरीके से दरिंदगी हो रही है और जिस तरीके से इनकी पुलिस और इनके सारे प्रशासन के लोग बचाने में लग जा रहे हैं, अभियुक्तों के पक्ष के वकील हो रहे हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। क्योंकि हाई कोर्ट ने जो सो मोटो लिया है पूरे इंडिया में और कहां लिया गया है, यहीं लिया गया। इसीलिए क्योंकि बर्बरता बरती गई, अपराधियों के द्वारा तो बरती गई, सरकार के द्वारा भी बरती गई है, इसलिए लिया गया। इन उपचुनाव में कपिश जी, इन उपचुनाव में क्या इन मुद्दों को लेकर उतर रहे हैं मैदान में? विकास का सबसे पहला मुद्दा है, लेकिन विकास तो भी हो सकता है जबकि अपराध मुक्त प्रदेश हो। बीजेपी तो ये कह रही है कि विकास के ही नाम पर तो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये तो कह रही है कि विकास की जो करार हमने बहाई है उसके आधार पर ही वोट मांग रहे हैं। चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो, तो ये सारे चीजों को हम जनता के बीच लेके जाएंगे। और एक चीज और बता दूं कि हमारे हर बूथों पे डबल कमेटियां हैं। पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा सशक्त अगर किसी का संगठन है तो वो समाजवादी पार्टी का संगठन, और कैडर के हमारे यहाँ कार्यकर्ता हैं। पेट्रोल और तेल पे नहीं चलते हैं, पैदल चलने वालों में से। दूसरी चीज आपको एक चीज बात बता दें, जो ये कह रहे हैं कि मल्हनी की भी सीट ये लेने जा रहे हैं, हकीकत ये है कि 7 की 7 ये हारेंगे। अच्छा। ये आप नोट डाउन कर लें। जबकि उपचुनाव माना जाता है। ज्योतिषाचार्य कपिल श्रीवास्तव जी हम सबके बीच में है, पहले से ही ज्योतिषाचार्य का ज्ञान रखने वाले हैं। और हमने जो अपने सरकार में किए गए विकास कार्य किए थे उसको जनता के बीच लेके जा रहे हैं। वो तो 2017 में नहीं माना जनता ने, 19 में भी नहीं माना जनता। आप कैसे मानेगी? आपके विकास कार्य भूल गई। आपके विकास कार्य तो यही थे कि लड़के हैं, गलती हो जाती है, और आज आप रेप पर बात कर रहे हैं। रेप में जाति ढूंढने वाले पार्टी जो है, महिला को जो रेप पीड़िता है उसको दलित बताने वाली पार्टी, लड़कों से गलती हो जाने वाली पार्टी आज रेप पर बात कर रही है। हास्यास्पद है, राजनीति करनी चाहिए, बिल्कुल कीजिए, लेकिन आपको लोगों ने 2017-2019 में बताया था और फिर से बताएंगे। देश की जीडीपी -23.9 हो चुकी है और देश की जनता की जान जो है कोरोना में आहूत करा दी गई। 1 लाख की 500 पे जो है आपने कोरोना में जो है वो लॉकडाउन करा दिया और 50 लाख के बाद जो है आपने ओपन फ्री कर दिया।
आखिर ये कौन सा तर्क है जो जनता के बीच उतर नहीं रहा है? ठीक है, आपने शिवम। देश की इकॉनमी बेच खाई। मैं बहस नहीं करना चाहता था, लेकिन कपिल जी आपके पास कोई इससे बेटर प्लान है क्या? पूरी दुनिया ने हिंदुस्तान को सराहा है, हिंदुस्तान की बात कही है तमाम तरह की, और कोरोना सिर्फ हिंदुस्तान में तो है नहीं, पूरी दुनिया में है, 192 कंट्रीज में है। हर जगह देख लीजिए सिचुएशन क्या है। जिनके पास रिसोर्सेज हमसे बहुत ज्यादा है उनकी भी स्थिति क्या है, और इस बात को जनता बहुत अच्छी तरीके से समझती है। और जब आप कहते हैं कि आप सातों जीतेंगे, मैं कहता हूं अग्रिम शुभकामनाएं हारने के लिए, लेकिन जीतेंगे कैसे? आपके पास प्लान क्या है? जब पीड़िता के साथ यहाँ पर सहानुभूति जताने के लिए लोग जा रहे थे तो आपके नेता तो लंदन में बैठे हुए थे। अरे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष तो लंदन में बैठे हुए थे, वहीं से लड़ोगे उपचुनाव? अरे लंदन से उपचुनाव लड़ोगे भैया? हिंदुस्तान में आइए, उत्तर प्रदेश में आइए, यहाँ पर है चुनाव, लंदन में चुनाव नहीं हो रहा है। मतलब अपने बच्चों के एडमिशन कराने जाया जा रहा है लंदन में, और यहाँ पर अगर एक घटना होती है तो उसके लिए भी आ जाइए, यहाँ पर क्या दिक्कत है? और जनता के बीच में ना आप कभी रहे हैं, और पैदल चलने वाली तो समाजवादी थी ना, वो समाजवादी नहीं रही। अब पैदल नहीं चलती समाजवादी, अब तो मर्सिडीज में चलती है। अब तो अखिलेश जी भी मर्सिडीज में चलते हैं। कहां साइकिल का जमाना रह गया? साइकिल वाले लोगों को तो आपने उठाकर अलग रख दिया, किसी की नाम की पट्टी उखाड़ दी, नेताजी को अलग कर दिया, साइकिल का जमाना नहीं रहा वो साइकिल का जमाना फिटनेस नहीं। लेकिन शिवम में एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, रिकॉर्ड तोड़ साइकिल की बिक्री हुई है। तो ये कह देना चाहे फिटनेस के लिए हो आज, लेकिन ऐसा नहीं कि साइकिल का जमाना चला गया। जमाना तो लौट कर आता है। समाजवादी के लिए मर्सिडीज का जमाना है। देखिए साइकिल तो बिक्री चाहिए, मैं तो समाजवादी के जनरली बात कह रही लिए हूँ। वो तो मर्सिडीज की बिक्री करते हैं। चलिए प्रियंका के पास चलते हैं। प्रियंका, अब यहाँ पर प्रियंका वाड्रा के लिए भी ये जो घड़ी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि पिछली बार प्रियंका के नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव लड़ा गया उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन नतीजे आप लोगों के लिए सिफर रहे। अब उपचुनाव में आप दम भर रहे हैं, लेकिन ये नतीजे अगर सिफर रहे तो कांग्रेस के लिए ये बड़ी मुश्किल वाली बात हो जाएगी। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। विपक्ष की जो भूमिका होती है वो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से निभा रही है। आप देखिए कि जिस तरह के मुद्दे आज हमारे सामने आ रहे हैं, उसमें किसान की समस्याएं हैं, महिलाओं की समस्याएं हैं, उनकी सुरक्षा की समस्याएं हैं, और आप लॉ एंड ऑर्डर देख लीजिए, जो सुशासन का ये जो है दम भरते हैं उसका आज हालात देख लीजिए। दिन दूनी रात चौगनी जो है अपराधों में वृद्धि हो रही है, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। आप देखिए जिस तरह से प्रवासी मजदूरों की समस्या सामने आई, और जिस तरह से अर्थव्यवस्था बिल्कुल गर्त में जा चुकी है, जीडीपी डबल डिजिट माइनस में जा चुकी है, उस हिसाब से देखिए क्या इन मुद्दों पर आप लोग उपचुनाव लड़ेंगे? जीडीपी चली गई माइनस में, ये मुद्दे उपचुनाव में उठाएंगे क्या? बिल्कुल ये मुद्दे उठेंगे, क्योंकि ये आम आदमी के मुद्दे हैं। बेरोजगारी एक आम आदमी का मुद्दा है, किसान की समस्या एक आम आदमी की समस्या है, और ये कृषि प्रधान देश भी है। आप देखिए कि किस तरह से बेरोजगार थाली और ताली बजाता है, तब जाकर कहीं इनकी आंखें खुलती हैं, तब ये जो रिक्त पद है उसको भरने की बात करते हैं। तो वास्तव में देखिए कांग्रेस पार्टी हर एक आम आदमी के मुद्दे पे साथ खड़ी हुई है, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो हाथरस का मुद्दा हो, चाहे वो सोनभद्र का आदिवासियों का नरसंहार हो, चाहे कोई भी मुद्दा है, छोटे से छोटा मुद्दा जो भी है, उसमें कांग्रेस पार्टी आम आदमी के साथ उसकी लड़ाई में खड़ी हुई है। और आप देखिए कि इसका नतीजा भी देखने को मिल रहा है। जिस तरह से आज सत्ता की बुराइयां हो रही हैं, जिस तरह से लोग इस बात को मान रहे हैं कि हर केस में कुछ ना कुछ जो है लीपापोती की जा रही है, किसी तरह से अपराधियों को बचाने की कोशिश की जा रही है, वो लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहे हैं, तो उसके बाद ये एक सोचने वाली बात है कि ये कहाँ अपनी जमीन तलाश रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जनता को सब कुछ दिखता है, जनता भोली जरूर है, पहले जातिवाद में आ जाती है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं अच्छा, जातिवाद कौन कौन सी पार्टी करती है? उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातिवाद कौन कौन सी पार्टी करती है? सिर्फ बीजेपी या बाकी और अन्य पार्टियां भी? नहीं है कि धर्मवाद और इसकी राजनीति करने के लिए बीजेपी सबसे पहली पार्टी है, उसके बाद? और हमारी पार्टी सेक्युलर पार्टी है, किसी तरह की कोई क्या कहते हैं शाकाहारी पार्टी जिसको आप कह सकते हैं, कि एक शाकाहारी पार्टी है जो सर्वधर्म संभावना में विश्वास रखती है और सभी धर्म के लोगों का साथ रखती है। पार्टी है या नहीं, लेकिन अगर आप मुझे इतना भी बता दें सेक्युलर शब्द कहां से आया है तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। खैर मैं ये नहीं पूछना चाहता, वन टू वन क्वेश्चन आंसर समस्याओं में सामने खड़ी हुई है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो आप खड़े हैं राजस्थान की बेटी के साथ खड़े हैं। राजस्थान की बेटी के लिए अशोक गहलोत कहते हैं कि बेटी जो है खुद गई थी एक बलात्कारी के पास, वहां पे के साथ नहीं खड़े।
ज्यादा ये अच्छा होता हुआ है। कि आप बेटी के साथ सिर्फ इसलिए खड़े हैं क्योंकि चुनाव है, बाकी तो नहीं, आप ही लोगों बोल की लीजिए, तरह हम चुप हो जाते हैं, आप ही बोल लीजिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की बेटी के साथ खड़े हैं, अपनी बारी राजस्थान पर की बेटी के इंतजार साथ कर नहीं लीजिए खड़े, या तो बोलने के लिए, छत्तीसगढ़ या की आप बेटी ही के साथ पूरी नहीं खड़े, डिबेट में बोल लीजिए। महाराष्ट्र की बेटी के साथ नहीं खड़े, वहां पर तो कहीं नहीं नजर आते आप। इतना सेलेक्टिव अरे तो एम्बिशन कहाँ क्यों? पे आप और बताइए, आप रातों रात सेक्युलर- बेटी को आप जला दिया सेक्युलर गया पार्टी है? की बात करते कोई हैं। ऐसी मैं जगह बता आपको दीजिए आपके जहाँ पे बेटी प्रधानमंत्री को के रातों रात बयान जला का भी दिया गया हो, रेफरेंस दे सकता हूं, और लेकिन कोई लाभ नहीं है इस खुद बात का। कोर्ट आपसे आप जो है कैसे- सवाल का जवाब कैसी मांग रही हो। सेक्युलर पार्टी ऐसा तो आप कहीं हैं, भी इस नहीं देश हुआ, की जनता और बहुत इतिहास अच्छी में तरह शायद से ऐसा जानती नहीं हुआ है कि रातों रात कि किसी बेटी को आपके जला दिया गया हो, नेताओं ने जो क्या-क्या पीड़िता हो, कहा है, क्या-क्या उसके किया परिवार है, को आप किस-किस दमन तरह कर से- रहे हो। और आप धर्म की बात करते हैं। आपके तो प्रधानमंत्री ने ओपनली, इस देश के प्रधानमंत्री ने, मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि माइनॉरिटीज हैव द फर्स्ट राइट ऑन द रिसोर्सेज ऑफ दिस कंट्री, जिसका मतलब अरे ये तो होता है माइनॉरिटी को कि आगे बाकी बढ़ाना जो पाप majority है के क्या? लोग हैं, वो आपकी जाकर नजरों कुएं में में गिर जाएं, माइनॉरिटीज उनसे को हमें आगे कोई बढ़ाना लेना-देना पाप नहीं है? है। उसी आप का ही के नतीजा राहुल है कि गांधी आज जी है दलितों के कि वो प्रति जो कहते थे कि अपराध है मंदिरों में रेप वो होते 60% हैं, बढ़ मंदिरों गया में है। लड़के लड़कियां छेड़ने के शर्म लिए आनी जाते चाहिए हैं। आपको ये बात आप करते सर्वधर्म हुए। संप्रदाय की अगर बात दलितों करते को हैं। आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है, देश के आगे माइनॉरिटीज को बढ़ाने की आगे बात बढ़ाने कीजिए की ना, बात आपने कही कहा जा कि रही है, आप तो क्यों दर्द हो रहा है आप आपको? तो एक बलात्कार की पीड़िता अरे आप जिसके ये साथ आपको बताइए, खड़ा होना आप कौन चाहिए, सा मुझे पंडितों खड़ा के होना साथ चाहिए, खड़े हुए उसमें भी हैं? धर्म ढूंढ आप तो लेते हैं, सवर्णों के साथ भी ना उसमें भी खड़े हो कहते पाए। हैं कि ये आप दलित तो है, किसी ये भी वो धर्म है, के ना हो मतलब पाए। बलात्कार करने सिर्फ वाला के धर्म के जाति नाम देख पर कर आता है क्या राजनीति एक तो महिला आपने की? की, पर वाकई में आप देखा जाए तो किसी के भी ना और हो कौन से पाया। लोगों का रेफरेंस आप मुझे दे रही है कि लोगों को पसंद नहीं है? लोगों ने तो 2017 में भी बताया, 19 में भी बताया, और छोड़िए, आप कहते हैं उत्तर प्रदेश अरे में, आप तो भी कहता तो हूं आप 70 सालों से सत्ता से 2024 बाहर की तैयारी थे, तो कीजिए, आप हो क्या सकता है क्या शायद वहां पर भी यही जो आपकी दलील देंगे? डबल डिजिट है ना, वहां से भी सिंगल हो जाए। उत्तर प्रदेश तो छोड़ ही दीजिए, खैर पॉलिटिकल टूरिज्म आपका, लोगों ने देखा किस तरह से अपने आप को धक्का देके गिर जाना और तमाम तरह की चीजें लगाना, शर्म आनी एक चाहिए ढाबी आप रिपोर्ट कर लोगों लेना, को, इस तरह ये के चीजें हाई वक्तव्य कोर्ट देने के से 11 पहले पेजेस पर क्या कहेंगे शर्म शिवम होनी त्यागी, चाहिए। जिसमें हाई कोर्ट के 11 पेजेस में फटकार लगाई जाती है, जिसमें पूछा जाता है कि किसने परमिशन दी आपको उस लड़की की चिता को आग लगाने की, आपने केरोसिन ऑयल का क्यों इस्तेमाल किया, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल कहूंगा कि अगर किसी भी पुलिस के किसी भी अधिकारी ने, किसी भी व्यक्ति ने गलत काम किया है, सस्पेंड होना चाहिए, सजा होनी चाहिए, कोई माफी नहीं है किसी भी चीज की, किसी को नहीं बख्शा जाना चाहिए, किसी की भी बहन, तो मेरी डीएम के बहन, खिलाफ सब एक अब तक जैसा कार्रवाई है। क्यों नहीं हुई? हाँ? तो फिर डीएम के खिलाफ मैं क्या कहता हूं, सबके खिलाफ कार्रवाई। अगर एसआईटी का गठन हुआ, अभी सीबीआई को रिकमेंड खुद किया। आप फर्क देखिए कि एक सरकार में जहां मुख्यमंत्री कहते हैं कि बेटी खुद गई बलात्कारी के पास, दूसरी तरफ एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो कहते हैं कि मैं इस केस को सीबीआई को रिकमेंड करता हूं और सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करता हूं कि अपनी ऑब्जर्वेशन में इसकी निगरानी करने के अंतर्गत इस केस को चलाया जाए। दोषी कोई भी हो, चाहे कपीस हो, चाहे संजीव कौशिक हो, चाहे हंसराज हो, शरण त्यागी हो, अगर कोई भी दोषी है तो उसका जगह सिर्फ और और आपके सिर्फ नेता जेल में है। मंत्री लेकिन मात्र टिप्पणियां जो राजनीति कर रहे करने के हैं, लिए आपको उसके लिए आपने बलात्कार कभी दिखता कोई है। संज्ञान लिया? मेरा प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप बलात्कार आप पर ये आवाज न बताइए कि उठाएं, किस तरह की बिल्कुल उठाएं, मानसिकता सरकार है को आपकी घेरे पार्टी में? जितना हो आपकी सकता है, मानसिकता इस बात लेकिन पर जहां दिखती पर है कि ऐसे आप जघन्य अभद्र टिप्पणियां अपराध करते की हैं बात आती है, महिलाओं को वहां पर लेकर, सब उनके एक साथ हो साथ रहे खड़े होकर हर राज्य अन्याय के और खिलाफ अपराध बोले, को लेकर। हर स्टेट के खिलाफ बोले, क्योंकि बेटी राजस्थान की भी हिंदुस्तान की बेटी है, उत्तर प्रदेश अरे की तो भी हर खड़े राज्य हुई की है ना बेटी आप बेटी लोग, है। आप लोग तो क्यों सुस्त कृपया पड़े करके हुए हैं ये राजस्थान चश्मे में? में एक आंख खड़े से मत होइए, देखिए। जाइए, अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो आप वहां पे विपक्ष की भूमिका क्यों नहीं हम तो निभा पा विपक्ष रहे? की भूमिका निभा रहे हैं, आप भी कभी सरकार की भूमिका भी नहीं निभाएंगे निभा पा रहे हैं क्या क्या? वहाँ? एक आधा कोई अधिकारी, कोई पुलिस वाला अरे सस्पेंड देखिए, किया, आप कहाँ निभा रहे हैं? आप तो लीजिए सरकार कि की आप भी नहीं वहाँ पे निभा रहे। विपक्ष भी नहीं चलिए बन पा रहे यूपी हैं। पर आते हैं, तो यूपी निभाइए पर ना आते हैं, अपने एक सेकंड वंशराज के पास में चलती हूँ। वंशराज, आम आदमी पार्टी की क्या भूमिका है इस बार के उपचुनाव में? वंशराज, अब आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए वापस लौटूंगी मैं, संजीव का मैं एक बार करूंगी। संजीव जी, ये तमाम बातें तो आप देख रहे हैं, लेकिन उपचुनाव में इस बार कौन कौन से मुद्दे ज्यादा हावी रह सकते हैं? जनता के दिलों में कौन सी बातें जगह बना सकती है जिनके आधार पर वो बूथ पर पहुंचेंगे और मतदान करेंगे? पूर्ण बात अभी आदरणीय शिवम त्यागी जी बता रहे थे, किसी प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट को कोट कर रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के संसाधनों पे सबसे पहला हक अल्पसंख्यक समाज का होता है। ये बातें उनको याद है, लेकिन वर्तमान प्रधानमंत्री की नजरों में देश की बात छोड़ दिया, आप विदेशों के अल्पसंख्यकों की चिंता सबसे पहले आप करते हैं, उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे आप। पड़ोसी देश के अल्पसंख्यकों की आपको इतनी चिंता है कि उसके लिए आप कानून तक बना लेते हैं, लेकिन उस पर कोई छू चपड़ नहीं बोलता, कोई आवाज नहीं करता है। वहां करते हैं तो फिर एक दूसरी राजनीति शुरू हो जाती है। दूसरी बात, जिस उपचुनाव की बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश में आते हैं। जिस उपचुनाव की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से उपचुनाव ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है उसके लिए एक तरह से ये टेस्ट के तौर पे होगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जिस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी उत्तर प्रदेश में, लोगों ने बहुत उम्मीदों के साथ, बहुत प्रचंड बहुमत के साथ कुर्सी पर बैठाया था।
जो जो आरोप लगाए गए थे कि भ्रष्टाचार यहाँ पे बहुत ज्यादा है, प्रशासनिक असफलता है, यहाँ पे थानों की बोली लगाई जाती है, करप्शन है, बहु बेटियां सुरक्षित नहीं है, शिक्षा का स्तर बहुत खराब है, बच्चे शिशु दर बहुत खराब है, यहाँ पे जीवन स्तर की बात की जाए तो ये तमाम बातें यदि बिल्कुल रुक गई हो, थम गई हो और इन सब पे यदि आदरणीय योगी साहब पे कमान कस लिया हो और इन सब पे अपना प्रभुत्व जमा लिया हो, निश्चित तौर पर दोबारा आएंगे और 7 सीटों पर उनको लोग बैठाएंगे। लेकिन वर्तमान में पिछले कुछ महीनों में, कुछ दिनों में जो दृश्य दिखाई दिया है, खास करके यदि हम हाथरस की बात करते हैं, हाथरस की बात केवल असफलता की बात नहीं है, एक असफलता को ढकने के लिए कई गलतियों को दोहराने की बात है और ये जिद की बात हो जाती है। कई बार लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि आप हाथरस को इतना संजीदगी के साथ ले लेते हैं और दूसरे स्टेट में इस तरह की घटनाएं होती है तो उसके आप संजीदगी के साथ नहीं लेते हैं। दोनों घटनाओं में अंतर है, क्योंकि यहाँ पे पुलिस ने उसे ढकने का प्रयास किया। एक कोर्ट ने, अभी आप चर्चा कर रहे थे, उसका कोई जवाब नहीं है कि कोर्ट ने इतने तल्ख टिप्पणी कैसे की कि किसी अमीर की बेटी होती तो क्या ऐसे ही आप रात में जला देते, कोई जवाब नहीं। तो सरकार की ये सब चीजें निश्चित रूप से लोगों के जेहन में है कि ये जो संजीव जी, आपने शिवम की बात को जरा सुना। शिवम ने ये कहा कि वो प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही है और प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही में कार्रवाई होनी चाहिए, मतलब अपना पल्ला झाड़ते हुए पूरा का पूरा ठीक है प्रशासनिक स्तर पर अधिकारियों पर फोड़ दिया। ये बात समझ रही है, यही बात मैं कह रहा हूँ कि जनता ये बात समझ रही है कि वो अपना ठीकरा कहाँ पे फोड़ना चाहते हैं, कभी डीएम को हटाने की बात, कभी एसपी को हटाने की बात। ये जनता समझ रही है कि वो अपने मन की बात कर रहे हैं, लगातार एक तरफा वो करते हैं। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि यदि जिन जगहों पे ये चुनाव है उन्हें यदि लगता हो कि नहीं सब कुछ ठीक ठाक है, निश्चित रूप से उन्हें 7 सीटों पर जीतने का हक है। लेकिन देश की जनता, यदि उन 7 सीटों वाली जो जनता है उन्हें वो लगता है कि जो वादे किए गए थे, हमने छल लिया इनको या हमें सब छलावा मिला, तो निश्चित रूप से वो सबक सिखाएंगे। और दूसरी चीज कि यदि ऐसा कुछ होता है तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी मेहनत से या अपने कर्मों की वजह से जितना नहीं जीतती है, विपक्ष की अकर्मण्यता की वजह से भी वो जीतती है। ये विपक्ष जो खानों खानों में बटी हुई आपको दिखाई दे रही है, बहुत कमोबेश ये भी जिम्मेवार है इसके लिए। यदि जिस तरह से इस मुद्दे पर सारे विपक्ष ने एकता दिखाई, जिस तरह से सरकार को घेरने का प्रयास किया, एक कोशिश हुई कि सरकार की गलत नीतियों के विरोध में हम सड़कों पे आ जाए, निश्चित रूप से सरकार के पेशानी पे बल तो आया। ठीक है, कम से कम 2 बूंदे इन तमाम पहलुओं पर वापस लौटूंगी शिवम त्यागी के पास, इन तमाम सवालों को लेकर। बहुत ही छोटा सा यहाँ पर ब्रेक ले रहे हैं, आगे भी बड़ी बहस लगातार जारी। ब्रेक पर जाने से पहले बहुत सारे सवाल थे संजीव के, और संजीव जी के उन्हीं सवालों को लेकर शिवम त्यागी के पास चलते हैं। शिवम, सारी बातों को तो आपने सुना, आप कह रहे हैं कि विकास के मुद्दे पर जाएंगे, लेकिन जिन मुद्दों को विपक्ष ने इस बार उठाया उन मुद्दों को कैसे नकारेंगे? उन मुद्दों पर तो खूब फजीहत हुई आप लोगों की। नहीं, बिल्कुल नहीं नकारेंगे, हम उन मुद्दों पर भी बात करेंगे, हर चीज पर बात करेंगे और बिल्कुल करना चाहेंगे। यहाँ पर संजीव जी ने कहा कि किस तरह से सुओ मोटो लेकर, कॉग्निजेंस लेकर कोर्ट ने फटकार लगाई, तमाम वो चीजें हुई और आप इस तरह से चीजों को टाल दे रहे हैं कि पुलिस वालों पर डाल दिया और कहा कि ठीक है कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मानता हूं आपका ये जो कंसर्न है बहुत जग जाहिर है, बहुत अच्छा है, चलो अच्छी बात है। लेकिन संजीव जी आप भूल जाते हैं कम से कम मेरे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं इन चीजों को लेकर सख्त तो है ना। पुलिस वाले अगर सस्पेंड हुए हैं तो आपके सामने हुए हैं ना। अगर मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि एक जांच होनी चाहिए और जांच हो सीबीआई की जिसकी निगरानी सुप्रीम कोर्ट करे तो कहा ना। मेरे मुख्यमंत्री ने गहलोत जी की तरह यह नहीं कहा कि लड़की है, लड़की की गलती है, वो खुद गई थी रेपिस्ट के पास, ऐसा नहीं कहा ना। वहां पर कोई सस्पेंशन हुआ नहीं हुआ। 11 करोड़ जनता है महाराष्ट्र की जिसमें डेली 14 केस रिपोर्ट होते हैं, उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा। कुछ हुआ आपको? नहीं हुआ। राजस्थान, मैं नहीं आंकड़ों में जाना चाहता क्योंकि रेप एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बैठकर सबका एक कॉमन मिनिमम कंसेंसस होना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कृपया करके चुनाव के हिसाब से सिर्फ किसी एक रेप पर बात करना अपने आप में गलत है। और अगर आप उस पर भी बात करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन फिर कार्रवाई भी देखिए ना। अरे एक तरफ एक पार्टी के मुखिया हुआ करते थे जो कहते थे गलती हो जाती है, एक पार्टी के मुखिया तो नहीं है लेकिन मुख्यमंत्री है राज्य के, वो कहते हैं कि लड़की खुद गई है, और एक राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं जो कहते हैं कि मैं चाहता हूं इसकी सुप्रीम कोर्ट जांच कराए, सीबीआई अपनी निगरानी में जांच हो, जो भी कल्प्रिट हो वो अंदर जाए। अरे आप तो अपराधियों को अंदर भी नहीं भेजते, पुलिस पर कार्रवाई भी नहीं करते, आपके राज्यों में भी इतना ही बुरा हाल है, कभी कुछ किया नहीं किया ना।
योगी जी के इसलिए निर्देश पर कृपया करके हिंदू ये के सेलेक्टिव एमनीशिया नाम की धार्मिक बीमारी से अनुष्ठानों बाहर को आइए किनारे रखकर और इस देश की और बेटी को दलित देश की कन्या को बेटी फूंक दिया समझिए। कपीश। ये आपके लिए उसके चुनाव का लाल एजेंडा कपीश। होगा, कपीश। उस परिवार के लिए उसको चुनाव का पेट्रोल एजेंडा डाल नहीं करके है। आग लगाएंगे और फिर भी सीना ताने चले आ रहे ये हैं। देखिए। कोर्ट की लताड़ पे लताड़ लगी जा रही है योगी सरकार को। और योगी जी बड़े अच्छे हैं, अरे खाए के खाक अच्छे अरे हैं। बताइए ना, जब आप ही वो के पार्टी के अपराध थे ना नियंत्रण नहीं अध्यक्ष कर जी। पा रहे, अरे अपने गलती पुलिस हो वालों जाती को है, सबक आप ही नहीं थे सिखा ना, पा रहे, वो अपने जो पार्टी प्रशासन से के आप ही लोगों को आते हैं सबक ना नहीं सिखा कपिल पा जी, रहे, जिस पार्टी तो का किस आधार पे आप रिप्रेजेंटेशन कहते हैं कि लेकर योगी आए जी बहुत हैं, अच्छे? उस पार्टी का सब ही हाल है बुरा ना। योगी जी बड़े गायत्री अच्छे, प्रजापति ऐसे भैया अच्छा याद ही है क्या आपको, फायदा? मैं नहीं कहना इस्तीफा चाहता दे इन देना चीजों में, चाहिए मैं उन्हें। कहता हूं इस पर उन्हें तो इस्तीफा राजनीति दे होनी देना नहीं चाहिए। चाहिए, इस जब पर तो लॉ एंड सारी ऑर्डर पार्टियों आपके को बस एक का साथ नहीं आकर है बात करनी और चाहिए आप कि रुका काजी कैसे मियां ये दुबले सब, हैं, रुके शहर कैसे, किस कंधे तरह से से तो करें। आपको लेकिन आपको आप इस्तीफा रोकने दे की देना तो बात ही चाहिए। नहीं करते, आपको तो राजनीति इस्तीफा करनी है। दे देना दलित की बेटी, काजी पंडित मियां की दुबले बेटी, शहर इसकी कंधे बेटी, से इस जात से उस केवल जात से अपने करते देश में आप रहिए, किसी की धार्मिक करते आजादी रहिए। और मौलिक अगर अधिकार इतना छीन ही लेंगे, फिक्र होता तो यही तो अपनी कोर्ट पार्टी के के लिए अपनी आपको सरकार लताड़ के लगाई। समय में भी कुछ लेकिन किया देश होता, के संविधान में लगाम आप लगाई लोगों को तो होती, भरोसा है नहीं। फास्ट ट्रैक कोर्ट शिवम बनाई भाई, होती, आपको भरोसा तो सीबीआई को नागपुर के इंक्वायरी संविधान की में होती, तमाम तरह की जो चीजें कि की होती, हमेशा नहीं वर्ग की। विभेद करती है, सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी सवर्ण के और बाद दलितों तो और पिछड़ों में फाइल लड़ाई हुई थी लगवाती एफआईआर है गायत्री और प्रजापति। जातिवादी घोर जातिवादी सरकार आप चला कमाल रहे की हैं। बात है, घोर जातिवादी और बात कहां चलेगी, से, विकास पे लड़ाई यहाँ कोई लड़ेंगे। एमवाई अरे देश कॉम्बिनेशन अंधा नहीं थोड़ी चल है रहा, और ना पार्टी प्रदेश ने अंधा नहीं है। कहा, शिवम भाई, पार्टी ने सारी नहीं चीज कहा, दिखाई पार्टी दे ने रही नहीं है कहा कि ब्राह्मणों किस पर तरीके से अत्याचार है, ठाकुरवाद अगर चल रहा विकास है, दुबे को किस मारा तरह से गया आप या जो फिर है उसका एनकाउंटर उनको हुआ, छोड़ करके तो और उस पर बाकी पे हमने कभी नहीं कार्रवाई कहा कि करते कोई हैं। ब्राह्मण है, आप जातिवादी सेलेक्टिव रूप से राजनीति करना अपराधियों पर आपका कमेंट काम करना है, चाहते हैं आप करते हो और कहते हैं जातिवादी कि योगी राजनीति, सरकार हमेशा बड़ी से अच्छी करते चल हैं, रही है। आपका अरे आधार ही बहुत अच्छी जातिवाद चल रही है। है, डेवलपमेंट पूरे पर तो बात प्रदेश की करते नहीं, जनता खुद की तबाह है डेवलपमेंट हो गई और पूरी है। तो देश क्या की उत्तर जनता प्रदेश में मोदी आज जो सरकार विकास है वो तबाह। सारा बताइए बीजेपी कि ने आपके किया है क्या? विकास का बताइए। काम किया हो। लेकिन क्या मैं किया सिर्फ इतना विकास का कहना काम चाहता बताइए। हूं कि एक हमारा नहीं जो गिना पाइए। एजेंडा है वो विकास यही विकास है, कि हम -23 नहीं ठीक है, जातिवाद पे कपीश, जाना कपीश चाहते, जी, हम कपीश जातिवाद जी, पर बात ना करके एक डेवलपमेंट सेकंड पर बात करना कपीश चाहते जी, हैं। फिर कौन से मुद्दे हैं? जब आप विकास की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि विकास तो हमसे बेहतर कौन कर सकता है, फिर जब बात आती है सुरक्षा की तो ये कहते हैं कि महिला सुरक्षा के लिए हमसे ज्यादा प्रयास बेहतर कौन कर सकता है, और आप कहते हैं कि महिला सुरक्षित नहीं है। आपके पास यही मुद्दे हैं, इनका काउंटर अटैक ये लगातार कर रहे हैं, तो फिर कौन से मुद्दे रह गए? अरे सीधी बात पूजा जी कि विकास तो चतुर्मुखी होता है ना। जब तक शांति नहीं होगी, जब इन लॉ एंड ऑर्डर नहीं बरकरार होगा, तब तक आप कैसे तरक्की कर पाएंगे? और ये विकास पे किस मुद्दे पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं? 3.5 साल में पूछ लीजिए इनसे कि इनकी योगी सरकार ने क्या विकास के कार्य किए हैं और मोदी जी ने क्या। आखिर विकास का पैमाना जीडीपी नहीं है तो क्या चहुमुखी चीज है? विकास तो आप होता बताइए है, क्या चीज है? लेकिन अगर जब GDP जब नहीं हाई है, कोर्ट विकास एक का भर्ती पैमाना पर तो क्या इसलिए चीज है? रोक लगा इन्होंने देता क्या है क्या क्योंकि infrastructure में उसमें परिवर्तन एक कर ही दिया जात के कि जो बच्चों देश को में लिया पहली गया बारी था। चीज बड़ा क्या हुआ? चहुमुखी विकास ऐसा था लगता आपका, है कि जैसे क्यों? पूरा देश उसमें इन्होंने तो विकास चहुमुखी करके विकास दिया। देखा नहीं आपने, 6 भर्ती साल में भी के अंदर एक ही जात के 23 लोगों को भर कंपनियां, लिया। 23 चहुमुखी विकास है ना आपका, कौन सा विकास? एक विकास आपको जरूर चाहिए, हाँ, अच्छा, एक बेटे का सेकंड, विकास, शिवा। चाचा का विकास, एक भतीजे सेकंड। का विकास, दूसरे चाचा का विकास, एक ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, महामंत्री, उपाध्यक्ष, मुख्यमंत्री, हाँ, एक परिवार का विकास आपको जरूर चाहिए, एक परिवार का चहुमुखी विकास कपीश को जरूर चाहिए, लेकिन इसके अलावा बाकी विकास की चिंता नहीं है आपको। पूरा देश बेच दिए, देश की जीडीपी माइनस थे। अरे कमाल की बात है। अंबानी अरे उत्तर साहब प्रदेश जो उपचुनाव पर आ गजब जाइए, की बात है। उत्तर प्रदेश ये उपचुनाव देश पर की आ जाइए। जनता कपीश जी अंधी अभी नहीं है। प्रधानमंत्री के अब इलेक्शन इनके के लिए नहीं धरती गए में हैं रहने अखिलेश वाली भैया, नहीं अभी वो लंदन में है। उनको लंदन से बुलाइए और कहिए उपचुनाव में आकर हिस्सा ले, जनता के बीच में लेकर जाए मुद्दे। वैसे भी एक ही कहानी नहीं, जमाने कपीश के कहाँ है जब अखिलेश यादव? जीडीपी कपीश देख ली। जी, कपीश जी कहाँ है अखिलेश यादव? 1 लाख लोगों की शहादत करा दी कपीश जी कोरोना में। कहाँ आपने। है अखिलेश यादव? अखिलेश यादव जन जन तक है, हम कहाँ? कार्यकर्ताओं के साथ हैं, फिलहाल हर कहाँ एक है? आंदोलन में साथ हैं। फिलहाल आपको कहाँ दिखाई है? नहीं दे रहा कि अखिलेश यादव कहाँ है? फिलहाल कहाँ है? जब उत्तर प्रदेश आपको- में एक मैं बेटी तो को पूछ रहा हूँ आवश्यकता आपसे। थी तो अखिलेश क्यों नहीं पहुंचे? अरे लंदन जब में हमारे थे। 10 लोग गए, प्रतिनिधि मंडल गया, आपके क्या सारे राहुल लोग जब तक प्रियंका नहीं गए, फिर गांधी, मुलायम सिंह क्यों राहुल नहीं गए? गांधी प्रियंका फिर राम गांधी गोपाल पहुंच जी जाते क्यों नहीं हैं। गए? फिर सुनिए, उसके पर बाद अखिलेश राम क्यों नहीं गोविंद आ चौधरी पाते? जी क्यों नहीं गए? ये कौन सा सवाल होता है? लंदन, अरे नहीं, सवाल मैं क्या जनरली सवाल है पूछ रही आपका? हूँ आपसे। अब चलिए नहीं, आपका उपचुनाव क्या है, सवाल है? मुझे अब चलिए बताइए, उपचुनाव क्या है। सवाल है ये आपका? कपीश जी, उपचुनाव
चुनाव में बहुत आवश्यकता है इस वक्त उनके कार्यकर्ताओं को, उनका उत्साहवर्धन करने के लिए, उनका प्रोत्साहन करने के लिए इतनी वर्धन पूरा है, बहुत महत्वपूर्ण घड़ी है विपक्ष के लिए कर रहे हैं पूजा जी। हम अपनी सारी रणनीति स्काइप पे बना रहे हो रणनीति। अरे कपिल जी, आपको न्यूज वन इंडिया पर जाना है, 4 कमेटी 5 लोगों को गठित करके हाथरस जाना है, उनसे कहिए स्काइप और इससे बाहर निकले। ये क्या ट्विटर स्काइप खेले जा रहे हो? मतलब लंदन से राजनीति बनानी है तो फिर क्वीन विक्टोरिया और हमारे अखिलेश जी में फर्क क्या रह गया? लंदन से क्या राजनीति बना रहे हो? जनता के बीच में आइए ना, आप तो जनता के लोग हो। ट्वीट करते
जब आप मुख्य धारा में इस बार चुनाव लड़ रही हैं तो मुकाबला किससे है? समाजवादी पार्टी से मुकाबला है, आपका मुकाबला बीजेपी से है या चुप सिर्फ हो जाइए बीजेपी लंदन से? वालों, चुप हो जाओ। जो जेन्युइन मुद्दे हैं हम उनको उठा रहे हैं, हम जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। हमारा मुकाबला जो है जो जनता के खिलाफ हो रहा है उससे सीधे सीधे। आप देखिए कि जिस तरह से जो किसान है, जवाब है फिर जो शिवम ने इतनी तमाम बातें कही, इसका जवाब है क्या कुछ? देखिए शिवम जी की अपनी एक एजेंडा है, वो उसी एजेंडे पे चलते रहते हैं। उनका काम है कि अपनी सरकार का गुणगान करना है तो वो कर रहे हैं, हकीकत से थोड़ा महरूम है। और मुझे लग रहा है कि जो चलिए हकीकत से वाकिफ कराइए हो रहा उनको। है, जो दिन रात क्राइम चल रहा है उससे लेके भी ये महरूम हो चल रहे हैं। आप देखिए कि ये विकास की बातें कर रहे थे, हम इनकी जरा विकास पे आते हैं। क्यों नहीं बात करते आप ये बताइए कि इन्होंने कितनी नौकरियां अभी तक दे दी हैं? जो रिक्त पद हैं उसको नहीं भर पा रहे हैं। जो प्रवासी मजदूर यहाँ आया था उसके लिए इन्होंने क्या किया? आप थोड़ा चुप हो जाइए तो सुन भी लीजिए। हम सुन तो लीजिए ना, बोलने बोलने तो दीजिए, बोलने तो दीजिए ना। अगर नहीं, वो आप आरोप लगा रहे हैं मैं जवाब ठीक है, आरोप लगा रहे हैं तो जवाब दीजिए, उनकी बात जी, बोलने तो दीजिए। जी, बोलिए। कि बीच जी, में कहिए। बोलते रहेंगे। बोलिए बोलिए प्रियंका। देखिए एक बात मैं आपको ये बता दूं कि इन्होंने कहा कि बनारस को ये क्यूटो बना देंगे। आप देख लीजिए कौन सा क्यूटो बन गया। इन्होंने कहा किसानों की आय बढ़ा देंगे, इस किसानों की तो आय बढ़ा नहीं पाए, उसकी लागत जरूर 4 गुना कर दी। और उसके साथ में एक किसान के लिए बिल भी लिया है जो किसान को चाहिए नहीं था। आप उस अंग का ऑपरेशन कर रहे हैं जिस अंग में कोई तकलीफ ही नहीं है। आप देखिए कि छोटा व्यापारी लॉकडाउन के समय से अब तक उबर नहीं पा रहा, उसके लिए इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया इन्होंने। जो बेरोजगार है वो वाकई में अपना सर पीट रहा है प्रियंका जी, क्या मैं बोल सकता हूँ जवाब दे दूं उनके पहले सारी बात सुन लीजिए शिवम। हाँ, जब सड़कों पर थाली और ताली पीटी तब इनकी नींद जागी। उससे पहले ये संविदा का लॉलीपॉप पकड़ा रहे थे युवाओं को। जब युवाओं ने कहा कि तुम हमको दोगे संविदा तो हम कर देंगे तुमको विदा, तब इनको समझ में आया कि जो खाली पद है चलो उनको ही भर दिया जाए। तो फिर इन्होंने नए जो है सारे अनाउंसमेंट कर दिए। आप देखिए किस तरह से इन्होंने 1 महीना भी नहीं हुआ है, एक स्पेशल इन्होंने अभियान चलाया था मिशन दुराचारी। अरे ये हम बैठे हैं बीजेपी के प्रवक्ता बता दें कितने पोस्टर इन्होंने लगाए हैं सड़कों पर और किन चौराहों पे लगाए हैं? बताओ शिवम। आप प्रियंका जी वो भी आपको बताऊंगा, अभी दिखाऊंगा भी, और चिंता मत कि सबका लगेगा। इस बात पर भी आपने बहुत हंगामा किया था, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो ये है कि मेरी बहन आप बोलती बहुत अच्छा है, इतनी बातें राहुल गांधी बताएंगे कैसे? क्योंकि उनको तो जितना आपने बोला इतना बोलने में करीब 15 दिन निकल जाएंगे। भाई जो स्क्रिप्ट आपने यहाँ पर पढ़ी, आपके जो बड़े नेता हैं और कहीं सोनिया गांधी जी पहुंच गई तो वो तो बोल ही नहीं पाएंगे इतना बेहतर तरीके से, जनता को समझ ही नहीं आएगा। भाई आपके जो मुद्दे हैं मुझे समझ में आए, लेकिन यही मुद्दे अगर राहुल भैया से कहलवाओगे तो वो तो नहीं बोल पाएंगे ना, जनता को समझ में नहीं आता। और दूसरी बात, आप जो बार बार कहते हैं कि हकीकत से मरहूम है, हकीकत जनता ने आपको 2014, 17, 19 लगातार बताई है। आपका उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं है, इटली में भी बहुत बुरा हाल हुआ है, वहां पर चुनाव लड़े शायद कुछ हो जाए, लेकिन हिंदुस्तान की जनता नहीं सुन रही है। हार को क्यों नहीं याद रखते? आपकी जीत के बाद 2017 में आपको जो उपचुनाव में हार मिली, जो बुरी तरीके से आप अपने गृह क्षेत्र में हार जाते हैं, उस पर क्यों बात नहीं करते आप? बिल्कुल बात करेंगे। अब एक चीज बताइए, मेरी हार पर भी मैं बात करूंगा तो ये जो विपक्ष के 3 लोग बैठे हैं ये किस पर बात करेंगे? मुझे याद दिलाए ना, मैं जवाब दूंगा इनको। मतलब ये तो बोलते ही नहीं, इनको तो पता ही नहीं ना, अब उनकी बात ही नहीं करनी। अब बताइए, कहते हैं कि मेरी जीत की बात भी मैं ही करूं, हार की बात भी मैं ही करूं, तो फिर अकेला मैं ही बैठ जाता हूं 15 मिनट के लिए, समाजवादी की तरफ से लड़ूंगा, फिर कांग्रेस की तरफ से, फिर राजनीतिक विश्लेषक की तरफ से। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, हार हुई, लेकिन हार हुई, लेकिन हम हारने के बाद भी रुके नहीं। जो कहा कि विपक्ष की अपनी भूमिका जब सशक्त ना हो तो सत्ता पक्ष मजबूती में होता है, फिर तो वही बात हो गई। नहीं, क्यों संजीव जी? देखिए अब मैंने तो नहीं कहा मैं आती हूं संजीव जी, फिर संजीव जी यही बात हो गई। तो क्या विपक्ष कमजोर है क्या इस उपचुनाव में? जो 2017 के चुनाव के बाद विपक्ष लामबंद हुआ था उपचुनावों के लिए, और जो सत्ता पक्ष में बैठे लोग थे जो अपने आप को बड़ा दल कह रहे थे, उस दौरान में उनको बुरी पटखनी विपक्ष ने दी थी। तो आज वो विपक्ष इतना ज्यादा ढुलमुल रवैया क्यों अपना रहा है? वही तेवर वही कलेवर इस बार क्यों नहीं है विपक्ष के? फिर नहीं, देखिए अभी वर्तमान में यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि विपक्षियों ने, जितने भी विपक्ष में है अभी उत्तर प्रदेश में, सारे लोगों में एक नई स्थिति आई है। हाल फिलहाल की जिन घटनाओं की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, और सरकार उस घटना पे थोड़ा सा पीछे भी हटी है जिस तरह से दिखाई दे रहा है जी। अब ये स्पीड बना रहे या इसी तरह से आगे भी भविष्य में वो लड़ते रहे, या केवल चुनावी काल को ध्यान में रख करके उन्होंने ऐसी रणनीति बनाई है,
ये तो वक्त बताएगा, लेकिन निश्चित तौर पे ये विपक्ष के लिए भी और सरकार के लिए भी, दोनों के लिए अपने अपने चेहरे को आईने में देखने के वक्त है, देखने का वक्त है कि वो देखें कि क्या उन्होंने अपने वादे पूरे किए, और यदि उन्होंने अपने वादे नहीं पूरे किए तो विपक्ष अपनी भूमिका क्या चाहती है, क्या वो वाकई ईमानदारी के साथ सरकार को घेरने का प्रयास करती है आपसी आप क्या तालमेल के कहते साथ। हैं, क्या विपक्ष वाकई लामबंद है? क्या सत्ता पक्ष के खिलाफ में डटकर लड़ रहा है क्या विपक्ष? आप मानते हैं ऐसा? और विपक्ष में कोई भी पार्टी क्योंकि सशक्त होने के साथ साथ लड़ रही है? बिल्कुल नहीं। वर्तमान में आप देखेंगे कि जिस तरह से दलित बेटी की बात है, शुरुआती दौर में आपने देखा कि सबसे दलितों की सबसे बड़ी नेता जिस तरह से मौन साधी रही, चुप साधी रही, फिर एक वक्त आया उन्होंने अपना मुंह खोला, तो उनकी अपनी एक राजनीतिक मजबूरी है कि कब वो मुंह खोलती है और कब वो बंद करती है, उनकी भी अपनी मजबूरी है। समाजवादी पार्टियों की अलग मजबूरी। हाँ, ये बात जरूर है इन सबों के बीच में कि राहुल गांधी ने एक नए तेवर के साथ उत्तर प्रदेश में और प्रियंका ने सरकार को घेरने का प्रयास किया है, और विपक्ष केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं करेंगे, हम लगातार केंद्र सरकार से केंद्र की बात शुरू करें और उत्तर प्रदेश तक जाए तो आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से अपने तेवर अपनाए हैं, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी यदि यही तेवर बनाए रखे तो शायद उसको भविष्य में फायदा। वंशराज दुबे, आम आदमी पार्टी की क्या भूमिका है इस उपचुनाव में? देखिए पूजा जी, सबसे पहले तो सवाल ये है कि अभी मेरे मित्र भाजपा के इन्होंने दो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात की। पहला तो विकास और दूसरा जाति। मुझे समझ नहीं आता उत्तर प्रदेश के जो 24 करोड़ जनता वो इस बात को भली भांति समझती है, जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हनुमान जी की जाति बताता हो, उससे उस पार्टी से खास करके उत्तर प्रदेश के लोगों को जाति और पार्टी पे बात करने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में जब पूरे उत्तर प्रदेश के लगभग 1700 थानों में जातियों को देख के कार्रवाई हो रही है, तब जाति और पात की बात नहीं करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। दूसरी तरफ जब 94% लोगों के साथ न होकर मात्र 6% लोगों के साथ होकर भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है उत्तर प्रदेश में, योगी बाबा सरकार चला रहे उत्तर प्रदेश में, तब योगी बाबा को और भारतीय जनता पार्टी को जाति और पात की बात नहीं करनी चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा सवाल, इन्होंने कहा कि विकास हुआ। बिल्कुल विकास हुआ है अपराध का, विकास हुआ महिलाओं पे अत्याचार का, विकास हुआ इनके जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे, जो कोरोना संकट काल में जिन्होंने एक तरीके से शराब की तस्करी की, उनका विकास हुआ, जिन्होंने साधु बाबा का अपहरण कर लिया, रंगदारी मांगी, उनका विकास हुआ। उसके बाद लगातार आप देखिए कि किस तरीके से आज लगातार महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, उसका विकास हुआ। तो एक तरीके से कहीं न कहीं इनका एक जो एजेंडा है उसको इन्होंने सेट करने का काम किया। क्या एजेंडा है इनका? इस कोरोना की वैश्विक महामारी में शमशान में दलाली खाने का काम किया हो, ऑक्सीमीटर के नाम पे, थर्मोमीटर के नाम पे, नमक के नाम पे, उसके बाद टूथपेस्ट के नाम पे, ये जो इतना बड़ा घोटाला बाबा ने किया अपनी सरकार में, उस तमाम नेताओं का, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का विकास हुआ। रोजगार किसको मिला जरा इनसे पूछिएगा। 13 लाख नौजवानों को रोजगार देने की बात कही थी बाबा ने सरकार बनाने से पहले। 2014 से 2017 तक भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता गली गली घूम के गांव चिल्ला रहे थे डबल इंजन की सरकार बना दो, और आते ही उत्तर प्रदेश की सारी तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी। आज उत्तर प्रदेश में क्या हाल है जरा पूछ लीजिए हमारे मित्र से। तो कहीं न कहीं जो एक लाइन मुझे याद आ रही है कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, और सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, और घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा है सच बोलो। कोरोना की वैश्विक महामारी में जो वक्त नहीं उपलब्ध करा पाए, वो 72,000 एलईडी लगा के बिहार में चुनावी प्रचार कर रहे थे। ऐसे लोगों से विकास नहीं चाहिए, ऐसे लोगों से जात पात पे बातचीत नहीं चाहिए। दीजिए जवाब, जवाब मिलते वंशराज। अच्छा, ये आम आदमी पार्टी से है क्या? अच्छा, आप आ गए उत्तर प्रदेश में, उम्मीद नहीं थी। वो तो क्या हुआ था, इलेक्शन से पहले तो बड़ा चिल्ला रहे थे दिल्ली से कहीं बाहर नहीं जाएंगे, मतलब 12 इलेक्शन हार के जब पूरे देश की जनता ने फेंक दिया उठाकर, दिल्ली आ गए इलेक्शन लड़ने, और इलेक्शन खत्म नहीं हुआ, फिर से आ गए उत्तर प्रदेश में। अपने राज्य का हाल देखा है आपने आदरणीय? दिल्ली में सबसे ज्यादा क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ा है, कभी उस पर भी काम कर लिया करो, या फिर इलेक्शन लेकर अपनी पोटली उठाई और निकल लेते हो। पुलिस किसकी है दिल्ली में? हर जगह हार है, दिल्ली में पुलिस किसकी है? हर जगह हार है। इनका कुछ काम है कि नहीं? नहीं, पर दिल्ली में पुलिस किसकी है? फिर एक काम करें, रिजाइन देकर बैठ जाइए। बताइए ना, दिल्ली में पुलिस किसकी है? लेकिन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं, आप लेकिन अपनी जिम्मेदारी से भी तो नहीं भाग सकते। आप अपनी जिम्मेदारी से भी नहीं भाग सकते ना। 1000 डिपार्टमेंट इनके हैं, ह्यूमन राइट्स इनके हैं, तमाम तरह की चीजें क्यों नहीं कर सकते? आपने महिला सुरक्षा की बात की, तो महिला सुरक्षा की जिम्मेदारी तो पुलिस की भी है ना। महिला सुरक्षा पर तो चिल्ला कर शीला दीक्षित जी के बाद आए थे ना। इनको भी करना चाहिए, लेकिन फिर आपकी भी जिम्मेदारी है ना वहाँ पर। तो दिल्ली में पुलिस किसकी हमको नहीं पता था।
के चुनाव लाकर रोज रोते थे हम ये कर देंगे वो कर देंगे, क्या हुआ? और आप कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में घोटाला है नमक का। मुझे लग रहा है भूल गए आपके जो आपने लॉकडाउन में नमक की फैक्ट्री से नमक निकलवाकर जनता के बीच में भेजा था, वो अरविंद केजरीवाल जी के सगे साले का था। कहो तो नंबर निकाल कर व्हाट्सएप कर देता हूं आपको वो पिक्चर। उत्तर प्रदेश में वो वाले मुख्यमंत्री नहीं है कि देखिए जी मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, बच्चों की कसम खाता हूं। यहाँ पर एक ऐसे मुख्यमंत्री है जिसको सिर्फ जनता के लिए और जनता के साथ काम करना है। ये घोटाले वालों को हिंदुस्तान की जनता और खासतौर पर उत्तर प्रदेश की जनता पसंद नहीं करेगी। चिंता मत कीजिए। आप लोग भ्रष्टाचार और दुनियादारी की बातें करते हो, शर्म आनी चाहिए आपको। जिन्होंने रक्षा में सौदे में दलाली खाई हो, इसको रक्षा सौदे में दलाली खाई है बताइए। उत्तर प्रदेश के मुद्दे पर रहते हैं ना प्लीज। एक सेकंड, अलग दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। एक सेकंड लग रहा है कि जिस दिन से कांग्रेस के साथ आपका गठबंधन हुआ है सब राहुल गांधी हो गए हैं। कौन से रक्षा घोटाले में? अरे अगस्ता वेस्टलैंड वालों के साथ तो गठबंधन करके सरकार चलाई थी दिल्ली में, भूल गए? हिंदुस्तान जान चुका है, गोवा में जनता वोट देती है कांग्रेस को। आप एक सेकंड कपीश के पास में चलूंगी। एक सेकंड कपीश, वोटर्स वाली थियरी में 6 सीटों पर 7 सीटों पर आए हैं ना, आपको जनता बता देगी। आप यहाँ पर बड़ा हाल है आपका कुल मिलाकर। एक सेकंड कपिल श्रीवास्तव जी उत्तर प्रदेश के उपचुनाव पर आते हैं। कपिल श्रीवास्तव जी एक सेकंड, वंशराज जी एक सेकंड। कपिल श्रीवास्तव जी, पिछली बार के जब उपचुनाव हुए तो आप पूरा विपक्ष लामबंद हो गया था, आपने तरीके के फॉर्मूले भी निकाले और उन फॉर्मूलों के आधार पर आपने बीजेपी को पटकनी देने में कामयाबी भी हासिल की, लेकिन वही जज्बा वही जुनून इस बार के उपचुनाव में नजर क्यों नहीं आ रहा? जी आपको ये ऐसा लग रहा होगा, लेकिन हकीकत यही है कि उससे ज्यादा जुनून है, उससे बढ़िया रणनीति है। आप आने दीजिए, इलेक्शन का घोषणा होने दीजिए और उसके बाद इलेक्शन की गिनती होने दीजिए। सामने आएगी। पिछले उपचुनाव में भी हमने इनसे एक सीट छीन ली थी और हमने बीएसपी से भी एक सीट छीन ली थी। आप बड़े भाई अखिलेश जी कहां हैं? इस समय इसमें कहीं तो राय नहीं है। अखिलेश जी कहां हैं? इस तरीके की उड़ती हुई खबर सुनाई दे रही है। ये थोड़ी चुनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है। अपने बारे में अखिलेश जी कहां हैं? इन्होंने पैक्ट किया हुआ है। अखिलेश जी कहां हैं? शिवम भाई, अखिलेश जी कहां हैं? बताइए ना कपिल जी, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अखिलेश जी कहां हैं? अरे जिस सेना का सेनापति विदेश में हो वो सेना क्या करेगी यहाँ पर? आपको पता है आप हारे हुए हैं, आपको पता है आप हारे हुए हैं। अच्छा बताइए अखिलेश जी कहां हैं? आप एक बार अपने मुंह से बताइए। प्रदेश की जनता न्यूज़ 1 इंडिया पर सुनना चाहती है कि अभी इस समय उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कहां हैं? कहां हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री? बताइए मुख्यमंत्री कहां हैं? जवाब तो ले लीजिए ना। अरे जवाब तो दे दीजिए, जवाब दे पा रहे हैं? एक सेकंड नॉन स्टॉप चल रहे हैं जवाब। ठीक है कपिल जी, एक सेकंड कपिल जी। लेकिन जैसे जैसे मैं पूछ रहा हूं वैसे भड़क रहे हैं। भड़कना नहीं है, बताना है। अच्छा जनता को बताइए ना कहां है अखिलेश जी, कहां है बताइए। भड़कना क्यों नहीं चाहते कि जिससे बहन और बेटी और रेटी का रिश्ता था वो नेपाल आज आपको आग दिखा रहा है। कहां है आपकी विदेश नीति? चाइना से मुंह करके पड़े हुए हो। कभी कहते हो कि वो आ गया, कभी कहते नहीं आया। उम्र आपकी ज्यादा है, समझौता कीजिए। अखिलेश जी काम नहीं आएंगे, वो तो लंदन में ही है। झूला झूलाते हैं, लंदन में शर्म नहीं आती है झूला झूलाते हुए। तो ये ज्यादा ये बताइए आप झूला झूला नहीं पाए, उनकी पत्नी को झूला झूला रहे थे। शर्म आनी चाहिए आप झूला झूलाने पर पहुंच गए। नहीं मैं झूला मैं भी झूला दूंगा आपको। आप ये बताइए अखिलेश जी कहां हैं? अखिलेश जी कहां हैं? पत्नी को झूला झूला आने वाले हैं, अखिलेश जी कहां हैं? एक सेकंड जवाब तो देने दीजिए ना। एक सेकंड कपिल जी, चाइना ने आपके ऊपर कपिल जी एक सेकंड, कपिल जी एक सेकंड शिवम, एक सेकंड कपिल जी दे दीजिए ना एक बार जवाब। कपिल जी दे दीजिए ना एक बार जवाब। अगर शिवम 100 बार आपसे पूछे दे दीजिए एक बार जवाब, बता दीजिए कहां पर है। पूछने लायक ही नहीं है। सत्ता में बैठे हुए आदमी क्या पूछेंगे? देश का वोटर हूं, मैं उनको पसंद करता हूं अखिलेश जी। -10.9 हिंदुस्तान में जो जीडीपी है कोई युवा ये विकास है। मैं आपके सर पर हाथ रख के अच्छा कपिल जी एक सेकंड कपिल जी, नेपाल कपिल जी एक सेकंड, कपिल जी एक सेकंड, कपिल जी एक सेकंड, लंदन भी पहुंच जाइए। कपिल जी आप एक बात बताइए, अगर किसी सेना के साथ किसी भी युद्ध में या फिर कोई भी जब आपकी ऐसी अग्नि परीक्षा हो, उस दौरान में अगर सेनापति ना हो तो क्या उस सेना का मोरल डाउन नहीं होता? मैं एक जनरल सवाल आपसे पूछ रही हूं, मैं ये भी नहीं पूछ रही कि कहां है अखिलेश यादव या कहां है कौन, मैं इसकी बात भी नहीं कर रही। मेरा एक जनरल क्वेश्चन है, हमने बहुत सी कहानियां सुनी, बहुत सी कहानियां पढ़ी, प्रैक्टिकली भी देखा जाए तो जब किसी सेना का सेनापति ना हो तो वहां उस सेना का मोरल डाउन होता है। इस बात को आप मानते हैं कि नहीं मानते? पहली चीज तो एक बात जान लीजिए, मैं भी मिलिट्री साइंस पढ़ा हुआ हूं। अगर आपको फॉर्मेशन समझाने लगूं, किसकी तुलना आम की तुलना इमली से की जाती है?
नहीं, मैं एक जनरल सवाल, आम इमली की बात क्यों? सेना की आप और लेफ्टिनेंट की तुलना आप कर रही हैं इससे? कपिल जी, लोकतंत्र में राजनीतिक दल कपिल जी, हम आप लोग कभी कहाँ? करते जाते हैं क्या? देखिए, और मैं दूसरी तो बात, बहुत ही साधारण सा सवाल, हमारी जो ना मैं रणनीति किसी है, आप ला लेफ्टिनेंट करने की, के हम ना, सामने नहीं मैं कोई लाने वाले। कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ कपिल जी, मेरी मैं बात बहुत ही सुन जनरल, बहुत ही कहीं साधारण बात सा नहीं है। हमारे मैं मुखिया, एक basic हमारे question पूछ रही हूँ। संरक्षक सब हमारे साथ लगे मैं हुए। ये भी नहीं कह रही कि अखिलेश कहाँ है। कपिल जी, मैं ये कह ही नहीं रही कि कहाँ पर अखिलेश, मैं ये सवाल आपसे पूछ ही नहीं रही। हमारा कार्यकर्ता, मैं आपसे सिर्फ एक जनरल सवाल, एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछ रही हूँ। पुलिस मार करके कपिल जी को आज कबूतर के हाथों संदेश भेजा है अखिलेश जी ने कि कहाँ हूँ मैं, बताना मत देश को, इस देश की जनता को टीवी पर मत बताना कि मैं लंदन में हूँ, बता दीजिए कहाँ पर हैं आप। ये थियरी तमाम लेकर ये बता दीजिए ना कहाँ पर है। नहीं, एक सेकंड, मुझे सीधा बता दीजिए, अगर वो लंदन में है भी तो आपको क्या तकलीफ? परम आदरणीय शिवम, अगर एक सेकंड, लेकिन शिवम, आप इतने सवाल पूछ रहे हैं, वो लंदन में हो, वो लंदन में, वो पेरिस हो, आपको उससे क्या मतलब? बीजेपी को उससे क्या मतलब? आपके लिए आप खुद ही नहीं, आप तो खुद ही कह रहे हैं कि सेना का सेनापति नहीं है, आपके तो पार्लियामेंट होगा ये। अरे देश की बेटी की बात करते हैं, देश की सुरक्षा की बात करते हैं, देश के लिए लड़ते हैं, सेनापति तो होना चाहिए। सेनापति लंदन 7 स्टार में और कपिल जी बेचारे लड़ रहे हैं अकेले, अच्छा थोड़ी लगता है। मेरी पार्टी के अध्यक्ष नहीं बने। आपको सिर्फ समाजवादी पार्टी से डर लगता है क्या? कांग्रेस के सेनापति यहाँ पर, इनको डर के चाचा जी से, चाचा जी को इनसे लगता होगा भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस के सेनापति तो है, आप उनकी बात नहीं कर रहे, उनके पास तो है सेनापति, पूछ लीजिए उनसे भी सेनापति है सवाल। कहाँ? वो तो आते हैं गन्ने के खेत में गिर जाते हैं, खुद से लेट जाते हैं, कभी हंसते हुए जाते हैं, उनको कौन सीरियसली लेता है बताइए? कौन क्या कर रहा है, इसमें इनकी निगाहें रहती हैं। तभी देश की स्थिति है और प्रदेश की स्थिति ये है कि आज कोई पुरसा हाल नहीं है, न महिलाओं की सुरक्षा का होश है। कंपटीशन में ही नहीं है। अब मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ, अब ये कह रहे हैं कि कंपटीशन में मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जनता। अब चीज मुझे एक चीज बताइए, अरे वो तो कैमरों की इनको समय निगरानी बता में इस देगा कि देश कौन के सबसे competition में है, नौजवान कौन युवा नहीं है। 50 साल के आते हैं और अपने आप को धक्का गिराकर खुद से गिर जाते हैं, क्या जनता नहीं देखती? उनको नहीं पता अरे स्टेज आपको मैनेज शर्म है। आनी एक चाहिए एक इस तरह बेटी की के बात घर पर करते जाते हुए। हैं बहन और आप भाई किसी दोनों नेता के और विषय हंसते हुए में जाते एक हैं। ओछी अगर इतनी टिप्पणी ही कर रहे संवेदना थी हैं, तो कम से वो कम भी हंसी विवेक बंद कर बहुत देते। शुक्रिया, मैं मेरे कहता हूँ पास फोटो आपके आप ही बहुत करना शुक्रिया तो है अच्छे इस से बात चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, उपचुनाव में हर कोई किस्मत इस वक्त अपनी आजमा रहा है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस उपचुनाव में किसने ज्यादा तैयारी की है, ये नतीजे बताएंगे 10 तारीख को। नमस्कार।